कहानी का ये तीसरा भाग देखने से पहले इसके पहले दोनों भाग अवश्य देखें। देवजीत की उंगलियां चेहरे पर ठहरी महसूस करके धारा ने आंखें खोली तो दोनों एक दूसरे के हाथों खुद की फीलिंग्स बयां होने के रंगे हाथों पकड़े जाने पर अपराध बोध महसूस करते हुए एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हो गए। देवजीत को खुद पर बहुत रोष था कि उसे इस तरह अपना संयम नहीं खोना चाहिए था। धारा भी खुद पर शर्मिंदा थी कि देवजीत उसके बारे में क्या सोच रहा होगा कि कैसी लड़की हूं मैं जो एक सेकंड में ही पिघल गई और उसे खुद को छूने की इजाजत दे दी। देवजीत बंगले के मेन डोर के अंदर चला गया तो धारा भी झिझकते हुए उसके पीछे चली गई। अंदर जाकर देवजीत तेज आवाज में बोला, भोला बहादुर कहाँ चले गए दोनों। उसकी आवाज बंगले की चार दीवारों में अभी अच्छी तरह गूंज भी नहीं पाई थी कि एक दुबला पतला लड़का टेरेस की सीढ़ियों से दौड़कर नीचे उतरता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। बहादुर वहां का चपरासी था। देवजीत आंखें तरेरते हुए बोला, भोला कहाँ है। तभी रसोई से एक ट्रे में 2 गिलास पानी लेकर भोला वहां आ गया। देवजीत ने उसे भी घुरा और बोला, इतना वक्त लगता है यहाँ आने में। भोला वहां का अधेड़ उम्र का रसोइया था। भोला और बहादुर ने धारा को देखा और याद करने की कोशिश करने लगे कि क्या इस लड़की को उन्होंने पहले भी देखा है। ये इस वक्त सर के साथ यहाँ क्या कर रही है। उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर ने बरबस ही उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा गया। देवजीत दोनों की नजरें धारा पर देखकर समझ गया कि वो क्या सोच रहे हैं। वो उन दोनों की तरफ देखकर बोला, ये धारा है मेरी बीवी। ये सुनकर दोनों बड़ी बड़ी आंखों से देवजीत की तरफ देखने लगे। भोला बोला, ये कब हुआ सर। धारा की नजरें अपने नाखूनों पर थी। वो जानबूझकर उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी ताकि इन सारे अजीबोगरीब सवालों का सामना देवजीत करे। फिर ये सिचुएशन क्रिएट भी तो उसने ही की है ना, तो उसी को जवाब देना होगा सभी को। वो इस सब में उसकी कोई मदद नहीं करने वाली। बहादुर बोला, लेकिन सर आप तो अपनी बहन की शादी में गए थे, अपनी शादी का तो आप बताए ही नहीं। देवजीत ने उसे डपट दिया, तुमको क्या पंचायत करने का शौक है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। बहन की शादी के टाइम लगा कि हमें भी शादी कर लेनी चाहिए तो बस कर ली आज शादी। बहादुर बोला, लेकिन सर हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं सुना कि आप किसी से। देवजीत ने उसे फिर से डपट दिया, तो क्या अब मैं तुम्हें अपनी लव स्टोरी सुनाता रहूं, या एक काम करता अखबार में छपवा देता, या फिर ढोल पिटवा कर मुनादी करवा देता अपनी लव स्टोरी की, ताकि पूरे शहर को पता चल जाए। भोला और बहादुर ने एक दूसरे को देखा कि सर आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं बात बात पर। आज से पहले तो अच्छे से बात करते थे। भोला धीरे से बहादुर से बोला, हमको तो कभी लगा ही नहीं कि सर प्यार में है। बहादुर धारा की उदासी पर शक करने लगा। उसने भी धीरे से भोला से कहा, अगर लव मैरिज है तो मैडम इतनी सेंटी क्यों लग रही है। नई दुल्हन वाली चमक तो नहीं दिख रही इनके चेहरे पर। देवजीत को उन दोनों की नजर धारा पर देखकर अनुमान लग गया था कि उसकी बातें धारा के चेहरे के हाव भाव से बिल्कुल ही विपरीत जा रही थी। वो बात को संभालते हुए बोला, क्या कभी तुम्हारी बीवी से झगड़े नहीं होते। बहादुर बिना विचारे बोला, होते तो हैं, लेकिन शादी के पहले कुछ दिन तो बस प्यार ही होता है सर, और आपकी तो आज पहली रात है। देवजीत और धारा इस बात से बहुत असहज हो गए। भोला और बहादुर आगे बढ़कर बड़े आदर सत्कार से धारा से पेश आए और बोले, आइए मैडम, सर का कमरा सीढ़ियों से ऊपर लेफ्ट में है, हम आपका सामान ले आते हैं। दोनों तेज से घर के बाहर की ओर लपके कि देवजीत की कर्कश आवाज ने उनके पैरों में बेड़ियां बांध दी। वो बोला, अभी इनका कोई सामान नहीं है, लौटने में रात हो गई थी, सीधे यहाँ ही आ गए। बहादुर कल मैडम के साथ जाकर इनके घर से इनकी जरूरत का सारा सामान ले आना। भोला अपना सिर खुजलाने लगा और बोला, मैडम आप यहीं इसी शहर की हो। धारा बोली, मैं डॉक्टर हूँ और इसी शहर में रहती हूँ, शहर के बड़े हॉस्पिटल में काम करती हूँ। बहादुर खुश हो गया और बोला, हमारा इलाज तो मुफ्त में हो जाया करेगा। धारा ने देवजीत की तरफ देखकर कहा, मैं बहुत थक गई हूँ। वो उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही सीढ़ियों से ऊपर चली गई। देवजीत उसके पीछे पीछे आया। धारा ने अपने नए कमरे में प्रवेश किया तो वो काफी बड़ा था और उसमें हर चीज अपनी जगह पर अच्छे से रखी हुई थी। धारा ने सोचा कि कम से कम कमरा तो उसे पसंद आया। वो अंदर आकर उसे देख ही रही थी कि देवजीत ने पीछे से आकर उसकी कोहनी पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। धारा उसकी हरकत पर सख्ते में आ गई। देवजीत बोला,
हमारी शादी की सच्चाई सिर्फ हम तक ही रहे तो तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा है। धारा को गुस्सा आ गया। उसने देवजीत की शर्ट की कॉलर अपनी मुट्ठियों में कस ली और बोली, हर वक्त मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। तुम हर बार ऐसा नहीं कर सकते। सो प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। मुझे अच्छे से याद है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, तो मुझे अपनी ये धमकी रिपीट मत करो। देवजीत बिना कुछ रिएक्ट किए उसे रोते देख रहा था। धारा ने उसकी कॉलर छोड़ दी और मुंह फेर कर बेड पर औंधे मुंह लेट कर रोने लगी और बड़बड़ाने लगी। अगर पता होता कि तुम इतने बेरहम निकलोगे तो कभी नहीं बचाती तुम्हें। तुम बहुत बुरे हो। आई जस्ट हेट यू। देवजीत कुछ वक्त तक उसे रोता देखते रहा, फिर कमरे के एक कोने में आकर खड़ा हो गया। धारा का रोना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ये सब करना उसके लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि वो सच में तो बुरा आदमी नहीं था, लेकिन इस लड़की ने उसकी बहन के साथ बुरा किया तो उसे ऐसा करना पड़ रहा था। वो कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे आकर ड्राइंग हॉल में बैठ गया और भोला से कॉफी लाने को बोल दिया। थोड़ी देर में उसकी कॉफी भी आ गई। भोला और बहादुर बंगले के पीछे बने अपने कमरे में चले गए। देवजीत शांत सा अपनी कॉफी पीने लगा। पूरी रात देवजीत ड्राइंग हॉल में ही रहा और वहीं सो गया, क्योंकि वो धारा का सामना नहीं करना चाहता था। धारा भी कमरे में बेदम सी लेटी रही। उसे तसल्ली थी कि देवजीत वहां नहीं आया। जब बहुत देर हो गई तो वो उठी और आंसू पोंछकर कमरे से बाहर निकल कर आई तो उसे देवजीत काउच पर सोता दिखा। धारा सीढ़ियों पर बैठ गई और उसे देखती हुई सोचने लगी कि क्या इसके लिए ये सब करना सच में इतना आसान है। बेरहम कहीं का। दूसरी सुबह देवजीत जागा तो याद आया कि उसकी 2 दिन की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और आज वापस ड्यूटी फिर से ज्वाइन करनी है। वो अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा कि उसे वहां सीढ़ियों पर एक तरफ धारा सोती दिखी। अभी जागने के बाद देवजीत कुछ देर के लिए भूल गया था कि उसकी जिंदगी में इन गुजरे 2 दिन में क्या क्या बदलाव आ चुके हैं, पर धारा को देखकर उसे सब वापस याद आ गया। देवजीत की नजरों में नाराजगी छा गई और वो सोचने लगा, ये यहाँ कितने आराम से सो रही है, लेकिन मैं यहाँ इसे सजा देने के लिए लाया हूँ। ये बात इसे आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगी। उसने टाइम देखा तो ध्यान आया कि बहादुर और भोला सर्वेंट क्वार्टर से यहाँ आते ही होंगे। वो धारा को जगाने के लिए आगे बढ़कर उसके कंधे को छूने को हुआ कि रुक गया। कुछ सोच विचार के बाद वो वापस सीढ़ियों से उतरकर एक बाल्टी पानी लेकर आया और सोती हुई धारा पर उड़ेल दिया। खुद पर अचानक इतना सारा पानी महसूस करके धारा सक पकाकर उठी और चारों तरफ देखने लगी कि इतना पानी कहां से उस पर गिर पड़ा। उसे देवजीत दिखाई दिया जिसके हाथ में पानी की खाली बाल्टी थी। तो सब समझ आ गया। अब वो खुद के गीले बालों को निचोड़ते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, पानी क्यों डाला? देवजीत बोला, तुम्हें जगाने के लिए। धारा बोली, ये कौन सा तरीका था जगाने का? कोई किसी को इस तरह भी जगाता है? ये तो मुझे आज ही पता चला। मिस्टर देवजीत सिंह राणा। देवजीत बोला, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ पता चलना बाकी है मिसेस धारा देवजीत सिंह राणा। देवजीत का नाम खुद के नाम से जुड़ा हुआ सुनकर धारा के पेट में अजीब सी ऐंठन हुई। अपना ध्यान इस अजीब सी फीलिंग से हटाने के लिए वो अपने भीगे कपड़ों से पानी हटाने लगी। देवजीत ने गीले हो जाने की वजह से धारा के टॉप को उसके शरीर से चिपका हुआ पाया तो तुरंत नजर दूसरी तरफ कर ली। धारा सीढ़ियों से ऊपर चलने को ही कि देवजीत की कर्कश आवाज सुनाई पड़ी, बहादुर और भोला यहाँ आते ही होंगे, उनके आने से पहले ये सारा पानी साफ करो। धारा चौंक कर उसकी ओर मुड़ी और बोली, मैं क्यों साफ करूं ये पानी? मैंने नहीं फैलाया इसे। जिसने किया है वही साफ करेगा। धारा ऊपर जाने को मुड़ी कि देवजीत ने उसकी कोहनी पकड़कर रोक लिया और उसके करीब आकर बोला, मुझे ज्ञान की बूटी पिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना कहा है उतना करो। ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। उसकी पकड़ धारा की कोहनी पर सख्त होती जा रही थी। वो उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश तो कर रही थी, पर देवजीत उसकी एक नहीं चलने दे रहा था। तुम्हें मेरी बात समझ आई या नहीं? धारा का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वो गिली आंखों से बोली, मैं साफ कर दूंगी, पर प्लीज हाथ छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। अपनी जीत पर मोहर लगते ही देवजीत धारा को वहीं रोती छोड़कर अपने रूम में चला गया। धारा के आंसू उसे देवांशी की सिसकियों से बहुत कम लग रहे थे, पर दिल के किसी कोने में बुरा भी लगा। उसने अपना माइंड डाइवर्ट किया और बोला, ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, गलती की है तो सजा भी मिलेगी। धारा जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आई
और सारे बंगले में घूमकर नीचे का बाथरूम ढूंढने लगी और जल्दी ही वो उसमें कामयाब भी हो गई। वहां से वो पोछे का कपड़ा और वाइपर लाकर जल्दी से सीढ़ियों को साफ करने लगी। आज उसे समझ आ रहा था कि क्यों हर वक्त उसे डर लगा रहता था कि उसका हस्बैंड कैसा होगा। रिजल्ट आज उसके सामने था। अपना काम खत्म करने के बाद धारा रूम में आई तो अपनी आंखों के सामने का दृश्य देख पहले तो वो पल भर के लिए उसे देखती रह गई, फिर शर्म से पानी पानी होकर आंखें फेर ली। यूं तो पहली मुलाकात के समय उसने ही देवजीत की शर्ट खोलकर उसके शरीर से अलग की थी जिससे वो गोली निकाल सके। पर तब सिचुएशन ऐसी थी कि ज्यादा कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं था और तब वो सिर्फ एक डॉक्टर थी। पर अभी बहुत कुछ बदल गया था। देवजीत इस वक्त सिर्फ एक लोअर में खड़ा था और उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा निरावरण था। वो टॉवल से अपने बालों को पोंछ रहा था पर उसका चेहरा भाव शून्य था, जबकि पिछली 3 मुलाकातों में ऐसा कुछ भी नहीं था। देवजीत ने धारा के आने की आहट पाकर उस तरफ देखा तो वो नजर झुकाकर अपनी हाथों की हथेलियों के साथ खेल रही थी। उसका शर्म से लाल चेहरा देखकर वो समझ गया कि धारा उसे ऐसे देखकर अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, लेकिन उसे कंफर्ट फील कराना उसका काम नहीं था। ये उसका रूम था और वो जैसे चाहे वहां रह सकता था। देवजीत की नजर धारा के कपड़ों पर पड़ी जो उसके पानी डालने के कारण भीग गए थे। जींस तो ठीक था पर टॉप धारा के शरीर से स्किन की तरह चिपका जा रहा था। उसके गीले बालों से पानी अभी भी टपक रहा था। देवजीत गरज कर बोला, यहाँ क्यों खड़ी हो? खुद की खूबसूरती दिखाना चाहती हो या मुझे देखना चाहती हो? पूरा रूम गीला कर दिया है तुमने। जाकर फटाफट से चेंज करके आओ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जा रहा हूँ। वहां से अपनी जरूरत की सारी चीजें ले लेना और हाँ, अभी ले लेना जो भी लेना हो। बार बार चक्कर नहीं लगाता फिरूंगा मैं। धार ने भी उसे गुस्से में देखा और बोली, मुझे खुद को किसी को दिखाने का शौक नहीं है और ना ही तुम इतने हैंडसम हो कि तुम्हें देखने के लिए मैं मरी जा रही हूँ। डॉक्टर हूँ और ऐसी चीजों से रोज सामना होता है मेरा, तो ये सब मुझे अफेक्ट नहीं करता। वो कोई और लड़कियां होंगी जो तुम्हारे चार्म पर मिटती होंगी। नियत में तो मुझे तुम्हारी खोट लगता है, वरना इस तरह मुझ पर पानी डालने का क्या मतलब हो सकता है? अगर रूम की इतनी ही फिक्र थी तो मुझ पर पानी क्यों डाला? देवजीत उसकी हाजिर जवाब सुनकर अपना जबड़ा कसने लगा। धारा बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने क्या मुझे गूंगी बहरी समझा था? मेरे साथ गलत करने की कोशिश करोगे तो फिर सुनना भी पड़ेगा। धारा ये सब कह तो रही थी पर देवजीत के गुस्से को देखकर डर की वजह से उसके रोंगटे खड़े हो चले थे। ऐसा नहीं था कि वो डरपोक किस्म की थी या फिर लोगों की हर बात पर वो रिएक्ट करती हो, पर देवजीत की बात अलग थी। उसकी हर बात, फिर वो अच्छी हो या बुरी, छोटी हो या बड़ी, उस पर असर डालती थी। एक अलग ही रूहानी सा एहसास था वो जो देवजीत से उसे बांध चुका था। जब कुछ सेकंड बाद भी देवजीत कुछ भी नहीं बोला तो धारा को उसकी चुप्पी से डर लगने लगा। वो बोली, रात को तो तुमने बोला था बहादुर साथ जाएगा, तो फिर अब तुम क्यों जा रहे हो? देवजीत मुस्कुराया और बोला, लगता है तुम्हें बहादुर कुछ ज्यादा पसंद आ गया है। धारा गुस्से से चीखी, जस्ट स्टॉप दिस। तुम ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते मुझे। पत्नी हूं तुम्हारी, कोई गुलाम नहीं। जो दिल में आएगा बोल दोगे। वो गुस्से से कांप रही थी। वो ऐसे कैसे कुछ सुन लेती उस इंसान से जो उसकी लाइफ का पहला ऐसा इंसान था जिसे वो पसंद करने लगी थी। देवजीत उसके पास आया और उसके बालों की लटों को कान के पीछे किया और बोला, चिल जानी, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या एक पति अपनी पत्नी से मजाक भी ना करे? धारा ने उसके हाथ को खुद से दूर किया और बोली, डोंट टच मी और आइंदा इस तरह की बातें मेरे साथ नहीं करना। देवजीत बोला, यहाँ तुम्हारा नहीं मेरा ऑर्डर चलेगा। मेरा मन जो करेगा वो करूंगा। अगर मैंने पहले कहा था कि बहादुर जाएगा तो अब मैं ही कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अभी भी यहीं खड़े रहोगी या जाकर चेंज भी करोगी? धारा बोली, तुम भूल गए हो कि मेरे पास इन कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है और तुमने इन्हें भी भिगो दिया है। देवजीत ने उसे सिर से पैर तक देखा। उसे खुद को ऐसे देखता हुआ पाकर वो खुद में ही सिमट गई। उसका दिल तेज से धड़क रहा था। वो खुद को नॉर्मल फील कराने की कोशिश करने लगी और सोचने लगी, कुछ नहीं है धारा, देखने दे। इसके देखने से तू कौन सा मॉम की तरह पिघल जाएगी। देवराज वापस मुड़ा और बेड से अपनी टी शर्ट उठाकर पहन ली और बोला, तो मत करो चेंज, ऐसे ही चलो। धारा बोली, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे साथ जाने की, आई विल मैनेज। वो बोला, तुम्हारा क्या भरोसा, कभी मुझे छोड़कर भाग गई तो? और मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकता।
उसकी नजरों में खुद के लिए कड़वाहट देखकर धारा को कुछ कहने की चाहत ही नहीं हुई, पर वो ऐसे भीगे कपड़ों में कैसे बाहर जाए। वो झिझक कर बोली, मुझे कोई शर्ट या टी शर्ट ही दे दो अपनी, मैं ऐसे कैसे बाहर जाऊं। देवजीत बोला, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। देवजीत की बात सुनकर वो चुप हो गई। दोनों बंगले से बाहर निकल ही रहे थे कि सामने से बहादुर और भोला आ गए। उनकी नजरों से बचने के लिए धारा देवजीत के पीछे खड़ी हो गई कि वो लोग उसके गीले कपड़ों को ना देख लें। बहादुर और भोला ने धारा की तरफ देखा तो उनके देखने से पहले ही देवजीत के पीछे हो गई और फिर और भी ज्यादा सिमट गई और उसकी आड़ में खुद को पूरी तरह छुपा लिया। उसने सहारे के लिए अपने कांपते हाथों से उसकी टी शर्ट को पकड़ लिया। देवजीत को एहसास था कि धारा इस वक्त बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है और फिर अपनी पीठ पर उसकी उंगलियों की हलचल उसकी नर्वसनेस को शो कर रही थी। देवजीत ने सोचा कि बहादुर और भोला का तो कुछ ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि दोनों शरीफ हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुंचने में कई लोग उसे ऐसे देखेंगे तो सही नहीं रहेगा। उसने सबसे पहले उस बंगले के अंदर की तरफ बढ़ते बहादुर और भोला को रोक दिया और बोला, अभी इधर ही खड़े रहो और दूसरी तरफ मुंह कर लो। दोनों ने जल्दी से उनकी ओर पीठ कर ली तो देवजीत ने पलटकर धारा को गुस्से में देखा। वो उसका हाथ पकड़कर बंगले के अंदर की तरफ ले गया और दांत पीसते हुए बोला, जाओ जाकर मेरे कपड़ों में से एक जैकेट ले लो और याद रहे कि वो जरा सी भी खराब ना हो। मुझे मेरे कपड़े किसी से भी शेयर करने की आदत नहीं है। धारा जल्दी से घर के अंदर दौड़ गई, क्योंकि वो तो पहले ही शर्म के मारे जमीन में गड़ी जा रही थी और कोई भी तरकीब लगाकर इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचना चाहती थी। देवजीत की जैकेट लेने की बात बोलने पर वो वहां और नहीं खड़ी रह पाई और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर भाग गई। थोड़ी देर बाद वो एक जैकेट पहनकर बाहर लौटी। वो जैकेट उसके लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी बैठ रही थी, लेकिन धारा उसमें भी क्यूट लग रही थी। उसको आता देखकर देवजीत ने दोनों सर्वेंट्स को बंगले के अंदर जाने को बोल दिया और खुद धारा को साथ लेकर दरवाजे के बाहर निकल गया। इस बार दरवाजे पर तैनात सिपाहियों को धारा को देखकर मन में कोई शंका नहीं हुई, क्योंकि बहादुर ने रात में अपने क्वार्टर में जाते वक्त उन्हें बता दिया था कि साहब ने शादी कर ली है, और वो भी प्यार वाली। उधर देवांशी अपने रूम में बैठकर रो रही थी, क्योंकि वो सूर्य के धोखे को इतनी आसानी से नहीं भुला पा रही थी। जिस जिंदगी के सपने उसने सूर्य के साथ देखे थे, वही सपने हकीकत में वो रोहित के साथ जी रही थी। इस तरह किसी भी लड़की को शादी वाले दिन छोड़ देना उसके लिए किसी पूरे सपने से भी ज्यादा डरावना होता है। यहाँ तो फिर देवांशी सूर्या को पसंद भी करने लगी थी और रोहित ने कल ही उसे बता दिया था कि देवजीत ने सूर्या को ढूंढ निकाला है। लेकिन जब वो उससे मिलकर घर लौटा तो उसने सभी से कहा कि अब कोई भी इस मामले में ना पड़े। कोई नहीं जानता था कि सूर्या और देवजीत के बीच क्या बात हुई थी, पर सूर्या ने किसी और लड़की से शादी कर ली थी जो कि उसकी गर्लफ्रेंड रही थी। ये बात देवांशी को और चोट दे गई, क्योंकि उसके कई बार पूछने पर भी सूर्य ने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं कहा। देवांशी को देवजीत का ये रवैया समझ नहीं आया, क्योंकि जितना वो अपने भैया को जानती थी वो उससे बहुत प्यार करते थे और कोई भी उसे जरा सी भी परेशानी देता तो वो उससे लड़ पड़ते थे। और इस बार वो कैसे शांत थे। सूर्या को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए थी, उसको उसके गुनाह की सजा नहीं मिलना। देवांशी के दिल में डंक मार रहा था। उसकी इच्छा थी कि जो तकलीफ उसे मिली है वही उस सूर्या को भी मिले, ताकि उसे अपने किए का पछतावा हो। और रोहित ने उसे चुप कराया और प्यार से मनाकर उसे ब्रेकफास्ट के लिए ले गया। इधर देवजीत धारा को लेकर उसके घर पहुंच गया और बोला, तुम्हारे पास आधा घंटा है, इसलिए तुम्हें जो भी सामान लेना है फटाफट ले लो। धारा ने उसकी तरफ देखा, फिर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए गाड़ी से उतरकर अपने घर की तरफ चल दी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पलटकर देवजीत की ओर देखा, पर वो अपनी गाड़ी में ही बैठा कॉल करके अपने जूनियर से पिछले 2 दिनों में उनके किए कामों की रिपोर्ट ले रहा था। धारा घर के अंदर आ गई और सबसे पहले खुद के गीले कपड़े चेंज किए, फिर जल्दी से अपना सारा सामान समेटने लगी। उसने एक बैग में अपने सारे कपड़े वगैरह रख लिए और दूसरे बैग में अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने लगी। उसे कुछ याद आया तो उसने अपने पास रखे टेबल के नीचे ड्रॉर को खोला तो उसे वहां एक बुलेट पड़ी दिखी। जब देवजीत की बॉडी से उसने बुलेट निकाली थी तो वो वहीं फर्श पर गिर गई। देवजीत तो दूसरी सुबह वहां से चला गया था। उसके बाद धारा अपना सारा फैला सामान ठीक कर रही थी तो उसकी नजर वहीं फर्श पर पड़ी बुलेट पर गई। उसने उसे लेकर डस्टबिन में डालना चाहा पर फेंक नहीं पाई और उसे टेबल की ड्रॉर में रख लिया था।
आज सिचुएशन उसके लिए बेशक टफ थी, लेकिन वो चंद दिनों की खूबसूरत फीलिंग को भी नहीं भूली थी जो उन 3 मुलाकातों में उसने महसूस की थी। धारा ने वो बुलेट उठाकर अपने हैंडबैग में डाल लिया। घर से निकलने से पहले उसने एक बार भीगी पलकों से अपने प्यारे घर को देखा, फिर बाहर आ गई। धारा घर लॉक करके अपने कपड़ों से भरे भारी भरकम बैग को मुश्किल से खींचते हुए गाड़ी की तरफ चल पड़ी। देवजीत की कॉल्स खत्म हो चुकी थी। वो धारा के स्ट्रगल को देख रहा था कि किस तरह धारा 2 बैग अपने कंधों पर कैरी करते हुए उस भारी भरकम ट्रॉली बैग को खींचकर ला रही थी। पर देवजीत ने उससे ऐसे नजर फेर ली कि जैसे वो उसे जानता ही ना हो। वो फाइनली गाड़ी तक पहुंच गई। उसने बहुत दिक्कत से अपने भारी बैग को उठाकर पीछे की सीट पर डाल दिया और डॉक्यूमेंट वाले बैग को भी उधर ही एडजस्ट कर दिया। उसकी सांसें फूल रही थी और माथे पर पसीने की बूंदें छा गई, जिन्हें पोंछते हुए वो आगे वाली सीट पर आकर बैठ गई। देवजीत गाड़ी स्टार्ट करके अपने बंगले पर लौट आया। वो धारा की मदद तो दूर, उसके गाड़ी से उतरने का इंतजार किए बगैर ही तेजी से अंदर चला गया। दरवाजे पर खड़े सिपाहियों ने धारा को अकेले बैग निकालते देखा तो आगे आकर उसकी मदद करने लगे। धारा को अंदर भेजकर 2 सिपाही उसके बैग्स को लेकर आए और उन्हें देवजीत के रूम में रखा है। धारा नीचे ड्राइंग हॉल में एक तरफ बैठ गई और देवजीत को ढूंढने लगी कि वो कहाँ गया। पर जब कहीं नहीं दिखा तो सिपाहियों के जाने के बाद धारा अपने रूम की ओर चल दी। पीछे से भोला की आवाज आई, मैडम आप चाय लोगी या कॉफी या कोई जूस? धारा बोली, आपके साथ जो पीते हैं वही बना दीजिए। भोला बोला, जी। धारा रूम में आई और सीधे जाकर बेड पर हाथ पैर फैलाकर लेट गई। पिछले 2 रोज उसके लिए बहुत परेशानी वाले थे। रात को भी वो सीढ़ियों पर ही लेट गई थी तो कमर का बुरा हाल था। देवजीत की अनुपस्थिति का वो इतना तो फायदा उठा सकती थी। उसने आंखें बंद की हुई थी कि किसी की बात करने की आवाज सुनाई पड़ी। धारा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो उसे रूम में एक तरफ रखे काउच पर देवजीत दिखाई दिया, जो बातें तो मोबाइल पर कर रहा था लेकिन घूरे धारा को जा रहा था। धारा की नजर उसके चेहरे पर जाने की जगह उसके शरीर पर मौजूद एससीपी की यूनिफॉर्म को देख रही थी। उस यूनिफॉर्म ने उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा दिए थे। देवजीत मोबाइल एक और रखकर उठकर तेजी से धारा की तरफ आ गया। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो बेड से उठकर खड़ी हो गई। देवजीत उस पर गरज पड़ा, कल तो बड़ा तमाशा दिखा रही थी कि जबरदस्ती की शादी से बड़ा दर्द हुआ है और अब ऐसे हाथ पैर फैलाकर सो रही हो। इतनी जल्दी एडजस्ट हो गई नए माहौल और नए घर में। एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में बैठा लो कि तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, न बंगला, न यहाँ की कोई चीज और न ही मैं। जिस दिन मन किया यहाँ से और अपनी जिंदगी से उठाकर बाहर फेंक दूंगा, समझी? अपना सामान मेरे कबर्ड में मत रखना। भोला सके कर दूसरा कबर्ड कमरे में रखवा लो। मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने का ख्याल भी मत लाना। अधार ने उसे गुस्से से देखा तो देवजीत भी उसे आंखें दिखाते हुए रूम से बाहर निकल गया। धारा अपने बाल नोचने लगी और बड़बड़ाने लगी, धारा तू कैसे सरवाइव करेगी इस अंगार राणा के साथ? हर वक्त आग की तरह धधकता ही रहता है। किसी दिन उठाकर फ्रीजर में डाल दूंगी इसे। वो वापस बेड पर लेट गई। अभी उसकी 2 दिन की छुट्टी और थी और पता नहीं कैसे गुजरने वाली थी। तभी उसे देवजीत के बोलने की आवाज आई। वो जल्दी से उठकर रूम के दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो गई और सुनने लगी कि वो नीचे भोला और बहादुर से क्या बोल रहा है। उसे आवाज आई कि देवजीत को भोला ने ब्रेकफास्ट के लिए बोला तो उसने मना कर दिया और गेट से बाहर निकल गया। वो दौड़कर रूम की खिड़की की ओर से बाहर झांकने लगी। उसने देवजीत को गाड़ी में बैठकर जाते देखा तो लगा कि थोड़े वक्त के लिए अंगार राणा की कैद से रिहाई मिल गई। धारा खुश हो रही थी कि एकदम से किसी की आवाज कान में पड़ी। सर के जाने से आप मायूस तो हो ही गई होंगी। उसने पलटकर देखा तो उसको भोला दिखाई दिया। वो आगे बोला, क्या करें मैडम, सर का काम भी तो ऐसा है, पर आप उससे कह क्यों नहीं देती कि वो छुट्टी ले ले? शादी का जानकर बड़े सर छुट्टी तो दे ही देंगे। जिंदगी में ऐसा मौका रोज थोड़े ही आता है। धार ने सोचा, मैं तो खुद नहीं चाहती कि इसे एक दिन की भी छुट्टी मिले, वरना टशन ही दिखाता फिरेगा। मैं तो बस इसलिए चुप हूँ कि मुझे गिल्ट है कि इसकी बहन के साथ गलत हुआ। थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि ऐसी भी है, फिर बॉडी भी तो कितनी स्ट्रांग है इसकी। डरती हूँ कभी हल्के से थप्पड़ मार दिया तो मेरा तो जबड़ा ही टूट जाएगा। इसे इतना भी नहीं पता कि मुकाबला बराबरी वालों से होना चाहिए। भोला ने उसको चुप पाया तो सहज भाव से बोला, आप मियां बीवी के मामलों में दखल देने की हमारी इतनी हैसियत तो नहीं है मैडम, पर ऐसी क्या बात हो गई कि आप लोग
अपनी पहली रात के समय ही लड़ पड़े। अभी सर नाश्ता तक करके नहीं गए हैं, वहां काम में तो सांस लेने की फुर्सत तक नहीं मिलती उनको। धारा को उसके लिए बुरा तो लग रहा था, पर वो क्या कर सकती थी। उन दोनों का तो रिश्ता ही जबरदस्ती वाला है। वो भोला को देखकर बोली, भोला जी आप मुझे तो ब्रेकफास्ट करा दीजिए। उनको खाने पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर अभी मैं कुछ बोली तो वो और गर्म हो जाएंगे। आप बहादुर से उनका टिफिन भिजवा देना। भोला बोला, ठीक है मैडम, आपका ब्रेकफास्ट ऊपर लाऊं या नीचे आकर ही करेंगी। धारा बोली, आप चलिए मैं आती हूँ नीचे। भोला वहां से चलने को हुआ कि धारा ने पुकारा, भोला जी मुझे एक कबर्ड चाहिए, अपने कपड़े वगैरह जमाने का सोच रही हूँ। कल तक की छुट्टी ली है मैंने, तो काम आज ही खत्म कर लेती हूँ, फिर कल आराम करके परसों से ड्यूटी शुरू कर लूंगी। भोला बोला, मैं अभी इंतजाम करवाता हूँ मैडम। भोला ने रूम से बाहर निकलकर बहादुर के साथ दो और लोगों को आवाज दी। थोड़ी देर बाद वहां रूम में वो लोग एक और कबर्ड ले आए और देवजीत की कबर्ड के पास उसे रख दिया। धार ने नीचे जाकर अपना ब्रेकफास्ट किया और ऊपर रूम में आकर बेड पर इत्मीनान से लेट गई। उसने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की तो थोड़ी देर में उसके दिमाग में बात आई कि आज जिस बेड पर वो सो रही है, आज से पहले तो देवजीत सोता रहा होगा। इस ख्याल से उसके शरीर में हजारों लाखों चींटियां रेंगने का एहसास हुआ। फिर लगा जैसे वो देवजीत की बाहों में सो रही है। धारा कूद कर बेड से हट गई और बोली, जिंदगी की ऐसी की तैसी हो गई है मेरी। वो यहाँ नहीं है तो भी उसका एहसास हो रहा है। एक काम करती हूँ, अभी तो घर पर बात कर लेती हूँ, फिर कबर्ड सेट कर लूंगी। देवजीत ने जाकर डीसीपी सर को रिपोर्ट किया। शुरू में दोनों की काम की बातें हुई कि कौन सा केस कितना सोल्व हो गया है और देवजीत पर उस रात में जानलेवा हमले करने वाले गुंडों को भी हिरासत में ले लिया गया है। बस उनके बॉस को पकड़ना था। ऑफिशियल बातें सुनने के बाद डीसीपी सर बोले, पता चला मुझे कि कितनी दिक्कत हुई है तुम्हारी बहन की मैरिज में, बट उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है तो बेटर यही है कि वो सब कुछ भूलकर मूव ऑन करे। उस लड़के का क्या किया तुमने? देवजीत बोला, छोड़ दिया। डीसीपी को ये बात अटपटी सी लगी, पर दूसरों के मामले में दखल भी तो नहीं दिया जा सकता। धार ने घर पर कॉल की। पेरेंट्स से बात करने के बाद वो सूर्या से बात करने लगी। सूर्या बोला, तूने अभी तक मुझे नहीं बताया कि उस दिन उस देवजीत से तेरी क्या बात हुई थी। वो तो मुझे जिंदगी भर जेल में डालना चाहता था, तो तुझसे बात करने के बाद ऐसा क्या हो गया जो उसने मुझे बिना कोई नुकसान के जाने दिया? धारा बोली, फिजूल की बात मत कर। मैंने तब भी बोला था कि कुछ बात नहीं हुई ऐसी। मैंने बस उससे रिक्वेस्ट की और वो मान गया, दैट्स इट। सूर्या बोला, अगर बाद में मुझे पता चला कि तूने कुछ छुपाया है तो फिर मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। धारा बोली, हाँ मत छोड़ना। प्रीत भाभी कैसी है? सूर्या बोला, अच्छी है, अभी तो नहाने गई है। धार ने बात करके कॉल कट की और अपना कपड़ तैयार कर लिया। वो थक कर इस बार काउच पर लेट गई और उसे तुरंत नींद आ गई। भोला और बहादुर किचन में स्लैब पर बैठे बातें कर रहे थे। बहादुर बोला, मैंने तो कभी सर को ऐसे फोन पर बतियाते नहीं देखा था कि लगा हो क्यों वो अपनी गर्लफ्रेंड से बतिया रहे हो। ये मैडम तो जादू की तरह प्रकट हो आई हैं एकदम से। भोला बोला, और शादी के बाद पहले दिन ही ऐसी लड़ाई हो गई है कि कोई किससे बात भी नहीं कर रहा है। सर तो ब्रेकफास्ट किए बगैर ही चले गए। बहादुर बोला, सही है भैया, शादी का लड्डू खाओ या ना खाओ पछताना तो पड़ता ही है। भोला बोला, इसलिए तो मैंने नहीं खाया ये लड्डू। बहादुर बोला, और मैंने कहा इसलिए मैं भी पछता रहा हूँ। भोला बोला, दोपहर के खाने की तैयारी कर लेता हूँ। मैडम बोली कि सर को लंच थाने में ही भिजवा देना। बहादुर बोला, करो भैया काम। फिर वो उधर से चला गया। देवजीत अपने ऑफिस में बैठा अपने गैस की फाइल देख रहा था कि देवांशी की कॉल आ गई। उसने खुश होकर कॉल रिसीव की। कैसी है छोटी? देवांशी रोती हुई बोली, ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे हैं। देवजीत का ध्यान फाइल से हटकर देवांशी की तरफ शिफ्ट हो गया। मुझे क्या हुआ है? प्लीज ये रोना बंद करो। यू नो वेरी वेल कि मुझे तुम्हारा रोना सख्त नापसंद है। देवांशी बोली, अगर आपको मेरा रोना नापसंद है तो क्यों उस सूर्या को ऐसे ही जाने दिया आपने? उसने मेरा प्यार विश्वास सब तोड़ दिया, लेकिन आपने आसानी से उसे माफ कर दिया। आप चेंज हो गए हो। देवजीत बोला, देवांशी तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना शुरू करो, रोहित के साथ आगे बढ़ो और सूर्या को भूल जाओ। हर मामले में जानकारी रखना भी कभी कभी सही नहीं होता। अभी तुम्हारा फोकस सूर्या नहीं रोहित होना चाहिए। देवांशी बोली, लेकिन भैया। देवजीत बोला, मैं ऑफिस में हूँ, अभी और बात नहीं कर सकता। ख्याल रखो, खुश रहो। देवजीत ने मोबाइल एक तरफ रख दिया और अपने सिर को पीछे चेयर पर लगाकर आंखों को बंद कर लिया और बोला,
पता नहीं, पर कहीं इस लड़की को तबाह करते करते मैं खुद ही तबाह ना हो जाऊं। इधर देवजीत के बंगले पर धारा का वक्त गुजर ही नहीं रहा था। दोपहर हो गई थी और दिन उसे बहुत लंबा लग रहा था। एक तो उसे दिन में सोने की आदत नहीं थी, ऊपर से उसे कॉल पर बक बक करने का भी शौक नहीं था। वो करवटें बदलने लगी। उफ, क्या मुसीबत है यार। जब हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिलती थी तो सोचती थी कि एक बार छुट्टी मिल जाए तो ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, पर अभी कल की छुट्टी और है, पर करने को कुछ नहीं। अपने घर में होती तो जरूर कुछ ना कुछ कर लेती, पर यहाँ तो मेरी लाइफ में भूचाल आ गया है और साथ में आया है वो अंगार बेरहम कहीं का। उसने रूम में अपनी नजरें घुमाई कि एक तरफ दीवार पर देवजीत की फोटो दिखी। वो उठकर उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, तुम सोच रहे होंगे कि मैं तो बहुत ही बुरी लड़की हूँ, तो सोच लो इसमें मेरा क्या जाता है। पर कभी खुद को देखा है? तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, बट तुमने अपनी पावर का मिसयूज किया। मेरे साथ जबरदस्ती शादी की और फिर मुझको ही सुनाकर गए हो कि तुम जब चाहे मुझे अपनी लाइफ से निकाल सकते हो। तुम्हारे जैसा मगरूर आदमी मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। धारा ने स्टडी टेबल से मार्कर उठाकर उसके फोटो में सर पर सींग बना दिए और बोली, मैं तुमसे नहीं डरती। आई हेट यू। अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे तड़पा सकते हो तो तुम गलत हो। मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। अगर मेरे साथ उलझने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ही उलझा दूंगी, तुम्हारा बीपी बढ़ा दूंगी और हार्ट रेट भी। फिर उसने देवजीत का फोटो बुरी तरह से बिगाड़ दिया। धारा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे ध्यान आया कि अगर देवजीत ने इस फोटो को देख लिया तो उसके सिर पर चढ़कर तांडव करेगा। दारा अभी तो लंबी लंबी फेंक रही थी, पर जैसे ही उसे देवजीत के गुस्से का ख्याल आया वो डर गई और उसने जल्दी से एक कपड़ा ढूंढकर उस फोटो को साफ करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि वो मार्कर तो परमानेंट है तो उसका रोम रोम कांप उठा। धार ने अपने निचले होंठ को दांतों से दबाया और बोली, मर गई धारा। अब जब वो लौट कर आएगा तो फिर बकबक करेगा। क्या करूं, कैसे बचूं उससे, कहाँ छुपूं? पर जहां भी छुप गई वो अंगार मुझे ढूंढ निकालेगा और मेरी ऐसी तैसी कर देगा। धार ने उस फोटो को उतार कर बेड के नीचे रख दिया और ठंडी सांस लेकर बोली, न उसे अपनी फोटो दिखेगी और न कलेश होगा। हाय, मैंने गुस्से में उसकी इतनी सुंदर फोटो बिगाड़ दी। मैं भी बचकानी हरकतें करने लग जाती हूँ कभी कभी। वो लंबी सांस लेकर खुद को कूल करने लगी कि दरवाजे पर हुई नॉक से उसका दिल जंपिंग बॉल की तरह उछल गया। उसको लगा कि देवजीत आ गया है। कुछ देर बाद फिर से दरवाजा नॉक हुआ तो उसने कुछ लंबी सांसें लेकर खुद को रिलैक्स किया, क्योंकि वो इतनी समझदार तो पक्का थी कि देवजीत अपने ही रूम में आने के लिए उससे परमिशन तो नहीं लेगा। ये जरूर बहादुर या भोला होंगे। धारा बोली, कम इन। थोड़ी देर में भोला उसके सामने प्रकट हो गया और वो बोला, मैडम खाना तैयार है, आप कहें तो प्लेट लगा दूं। उसने सोचा कि कुछ और करने को तो है नहीं तो क्यों ना लंच ही कर दूं। हाँ, आप लगाओ, मैं आ रही हूँ। भोला के जाने की कुछ देर बाद धारा डाइनिंग टेबल पर आई तो पकवानों का ढेर टेबल पर नजर आया। धारा ने आश्चर्य से भोला की तरफ नजर डाली और बोली, तो क्या हर रोज लंच में यही सब बनता है? भोला बोला, नहीं मैडम, लेकिन आपका यहाँ आज पहला दिन है तो मैंने ये सब बना दिया आपके स्वागत में। हमेशा के लिए भले ही ना हो, लेकिन अभी तो यही आपका छोटा सा घरौंदा है जिसमें आप अपने जीवन साथी के साथ दुनिया बसाने आई है। वह खुश हो गई और बोली, थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। भोला मुस्कुरा दिया और बोला, खाकर बताइए मैडम कि आपको पसंद आया ये नहीं ये सब। धार ने सारे पकवानों में से थोड़ा थोड़ा चखा तो उसे सब कुछ अच्छा लगा। वो बोली, वाह, आपके हाथों में तो जादू है। सारे पकवान स्वादिष्ट हैं। आपने देवजीत के लिए टिफिन पैक कर दिया? भोला बोला, हाँ, बहादुर को भेज दिया है। धारा बोली, ओके। फिर वो बैठ कर खाना खाने लगी। खाना खाकर वो उठकर वापस रूम में जाने लगी, फिर रुक गई। उसने भोला को टेबल साफ करते हुए देखा तो खुद भी उसकी मदद करवाने लगी। उसे ऐसा करते देखकर भोला रोकने लगा और बोला, ये मेरा काम है मैडम, मुझे करने दो, मुझे पगार ही इसी काम की मिलती है। धारा बोली, तो क्या हुआ, अपने ही घर में मैं भी थोड़ा बहुत काम कर ही सकती हूँ। वैसे भी मेरे पास अभी करने के लिए कोई काम नहीं है तो मैं बोरियत महसूस कर रही हूँ। आपका हाथ बटाने से मेरा भी मन लग जाएगा और आपका काम भी थोड़ी जल्दी हो जाएगा। भोला बोला,
आप तो डॉक्टर हो, आपको कहाँ फुर्सत मिलती होगी और दिनों में, इसलिए आदत पड़ गई है और ये छुट्टी काट खाने को दौड़ रही है। मैं एक काम करता हूँ, आपको साहब की फाइल दिखाता हूँ जिसमें उनके बहादुरी भरे कारनामों की खबरें अखबार में छपा करती हैं। कभी कभी कुछ बेकार और लोभी पत्रकार भी होते हैं जो कुछ भी गलत छाप देते हैं। हमारे सर हर तरह की खबर की कटिंग को एक फाइल में लगा लेते हैं। आपकी तो लव मैरिज है सर से, उन्होंने कभी तो जिक्र किया होगा आपसे। धार ने बात संभालनी चाहिए और बोली, हाँ लव मैरिज तो है, लेकिन अपने अपने कामों की वजह से हमें बहुत कम वक्त मिलता था बात करने या मिलने जुलने के लिए। मुझे थोड़ा अजीब लगा है, इसलिए पूछ रही हूँ कि अपने बारे में अच्छी खबर तो सभी संभाल कर रखते हैं बट बुरी बातें सब भूल जाना चाहते हैं, तो देवजीत ऐसा क्यों करते हैं? भोला बोला, मैंने भी यही पूछा था सर से, तो बोले ये मेरी जिंदगी का सफर है भोला, और जिंदगी में सब अच्छा ही हो ऐसा तो असंभव है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये फाइल मुझे बताएगी कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या अच्छा बुरा देखा। धारा उत्साहित हो गई और बोली, मैं वो फाइल देख सकती हूँ? भोला बोला, हाँ अभी लाया। वो किचन के पास बने रूम में गया और वहां से फाइल लाकर धारा को दे दी। फिर तो आपको ये भी नहीं पता होगी कि सर को डायरी लिखने का शौक है। धार ने अपने दोनों कंधों को ऊपर की तरफ उठा लिया और बोली, नहीं। भोला के लिए ये थोड़ा अजीब था कि किस तरह का प्यार था उन दोनों का, जो धारा को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। धारा ने वहां माहौल में उत्पन्न हुए तनाव को कम करना चाहा, इसलिए बोली, मैं ये फाइल पढ़ लेती हूँ। भोला बोला, ठीक है। बाहर से अपने ऑफिस में लौटे देवजीत ने सामने बहादुर को हाथ में टिफिन लेकर खड़े पाया तो चौंक गया। वो बहादुर से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहादुर बोला, सर वो खाना लाया था आपके लिए। देवजीत बोला, पर तुम्हें पता है ना कि मैंने इस तरह लंच लाने से मना कर रखा है? बहादुर बोला, हाँ पर ये मैडम ने भेजा है। देवजीत ने टिफिन को देखा, ये भोला ने पैक किया है या उस लड़की ने? बहादुर चौंक कर बोला, किस लड़की की बात कर रहे हैं आप सर? देवजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे इसके सामने यूं नहीं बोलना चाहिए था। देवजीत जल्दी से बोला, कुछ नहीं, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है तो ये टिफिन भी ले जाओ। बहादुर झिझक गया। देवजीत अपनी चेयर पर बैठ गया और बोला, तुमने सुना नहीं क्या कहा मैंने? बहादुर बोला, सर माफ करना, क्योंकि छोटा मुंह और बड़ी बात है, पर मैडम ने बहुत प्यार से बोला था। देवजीत ने सोचा कि उसने दोबारा मना किया तो फालतू की बात का बतंगड़ ना बन जाए, इसलिए वो मुस्कुराया और बोला, अब अगर धारा ने इतने प्यार से कहा है तो फिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ, रख दो, आधा घंटे बाद ले जाओ ना टिफिन। बहादुर खुश होते हुए वो टिफिन टेबल पर रख कर चला गया। देवजीत ने जल्दी से टिफिन खोला और खाने को सूंघने लगा और बोला, ये धारा डॉक्टर तो है ही, कहीं इसे मेरे खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया? स्मेल तो सही आ रही है, बट मुझे सावधान रहना ही होगा। बहादुर थाने में एक तरफ बैठकर अपने कुछ दोस्त सिपाहियों से बात कर रहा था। सिपाही उससे पूछ रहे थे कि आज सर का टिफिन कैसे आया। वो तो यहीं से खाना खाते हैं जब भी उन्हें वक्त मिलता है। बहादुर बोला, सर की शादी हो गई है तो मैडम जी ने भेजा है। हमारे तुम्हारे लिए ऐसे भी है, पर मैडम के लिए तो पति ही है, और आज तक कौन पति अपनी पत्नी को मना करके खुश रहा है? तो हमारे सर भी मना नहीं कर सके। सिपाहियों को हैरत हुई, सर की शादी ऐसे अचानक? बहादुर बोला, हाँ लव मैरिज है, हमसे तो कहकर गए थे कि उनकी बहन की शादी है, पर खुद की दुल्हन ले आए। वहां किसी काम से आए एक न्यूज़पेपर की रिपोर्टर सोनल ने ये सब सुना तो उसे भी अजीब लगा। वो सोचने लगी, क्यों ना मैं इस शादी का रहस्य पता करूं, क्या पता कुछ ऐसी खबर मिल जाए कि मैं टॉप रिपोर्टर बन जाऊं। देवजीत ने अपना लंच फिनिश किया और कैबिन से बाहर निकला तो सोनल उसके सामने आ गई और बोली, हेलो एसीपी राणा, मेरा नाम सोनल है। देवजीत उसके हाथ में माइक देखकर उसकी पहचान समझ गया। वो उससे बोला, आज मेरे पुलिस स्टेशन में रिपोर्टर कैसे? क्या किसी केस की शिकायत लेकर आई हैं आप? सोनल हंसने लगी, नो नॉट एट ऑल, मैं तो बस यहाँ अपने एक जानने वाले की केस की अपडेट लेने आई थी, बट पता लगा कि आपकी शादी हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। देवजीत ने उसके मुंह से अपनी शादी का जिक्र सुना तो चौंक गया। वो इन रिपोर्टर्स की आदत को जानता था कि ये बाल की खाल खींच लेते हैं, कहीं ये उसकी शादी के पीछे ना पड़ जाए। देवजीत ने अपने सारे डाउट्स को अपनी मुस्कुराहट से ढक लिया और बोला, बहुत शुक्रिया। सोनल धीरे धीरे मुद्दे पर आने लगी, सुना है आपकी लव मैरिज है, लेकिन किसी को आज तक पता ही नहीं था कि आपकी लाइफ में कोई लड़की है। फिर आप तो अपनी बहन की शादी में गए थे, तो एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि आपकी अचानक से गर्लफ्रेंड भी प्रकट हो गई, और तो और शादी भी हो गई? ये कुछ स्ट्रेंज नहीं है? देवजीत बोला,
आप रिपोर्टर्स को कभी कोई चीज नॉर्मल भी लगती है? मैंने बस अपनी लव लाइफ को हाइड किया हुआ था। बहन की शादी के बाद सोचा कि क्यों ना मैं भी शादी कर लूं, तो नेक्स्ट डे हमने भी शादी कर ली। नाउ विल यू एक्सक्यूज मी प्लीज? सोनल एक तरफ हटकर बोली, व्हाई नॉट? देवजीत अपने केस के सिलसिले में वहां से चला गया और उम्मीद कर रहा था कि ये सोनल उसके पीछे न पड़ जाए। सोनल अपनी उंगली से बालों को कान के पीछे करने लगी और बोली, हम रिपोर्टर्स हैं एसीपी सर, जब तक बात की तह तक ना पहुंच जाए हमें चैन नहीं आता। मुझे आपकी बीवी से तो मिलना ही होगा, क्योंकि क्या पता जिसे हम रक्षक समझ रहे हैं वो कोई शैतान हो। सोनल ने कुछ सोचा और वो पुलिस स्टेशन से निकलकर गाड़ी में बैठ गई। उसने अपने एक साथी से हिडन कैमरा मांगा और अपनी शर्ट की बटन में फिक्स कर लिया और बोली, आज एक खाकी वर्दी वाले का स्टिंग ऑपरेशन करके देखा जाए। क्या मालूम कोई ऐसा खजाना हाथ लग जाए कि मेरी प्रमोशन फिक्स हो जाए। थोड़े टाइम बाद बहादुर टिफिन लेकर वहां से निकला तो वो भी उसके पीछे चल पड़ी। बंगले पर पहुंचकर बहादुर अंदर चला गया। सोनल भी उसके पीछे निकलकर बंगले के मुख्य दरवाजे पर आ धमकी। गार्ड्स ने उसके बारे में पूछा तो उसने अपना परिचय दिया और बोली, मैं एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की रिपोर्टर हूँ। मुझे पता चला कि सर की मैरिज हो गई है, तो मैं उनकी वाइफ को बधाई देने और उनका छोटा सा इंटरव्यू लेने आई हूँ। बट इंटरव्यू तभी होगा जब उनकी इजाजत होगी। सिपाही बोला, अभी एसीपी सर यहाँ नहीं है, तो अभी आप जाइए, तभी आना जब सर घर पर हो। सोनल बोली, बट मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी उनका। सिपाही बोला, सॉरी मैडम, लेकिन सर की परमिशन के बिना हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। सोनल हताश होकर वापस लौटकर गाड़ी में बैठ गई और बोली, मुझे अंदर ना जाने देने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी एसीपी सर। मैं अंदर नहीं जा सकी तो क्या, आपकी वाइफ तो कभी ना कभी बाहर निकलेगी ही, और ये सोनल उस दिन का बेसब्री से इंतजार करेगी। सोनल उधर से अपने रास्ते पर चली गई। इधर धारा रूम में लेटी हुई वो फाइल देख रही थी जिसे भोला ने उसे थमाया था। हर एक आर्टिकल को पढ़ते हुए वो अच्छे से फील कर पा रही थी कि देवजीत ने अपनी इस ड्यूटी के टाइम कितना हार्ड वर्क किया है और कितनी बार उसकी जान खतरे में पड़ी है। लेकिन जैसे कोहरे की चादर को चीरते हुए सूरज की किरणें अपनी मौजूदगी दर्शा देती हैं, उसी तरह देवजीत हर मुसीबत जोखिम से खुद को बाहर निकालने में सक्षम रहा था। धारा आज से पहले तक उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानती थी, बट इस फाइल से उसे उसके बारे में बहुत कुछ पता चल गया था और उसे देवजीत पर प्राउड हो रहा था कि चाहे उनका रिलेशनशिप कैसा भी हो, बट वो एक काबिल और ईमानदार ऑफिसर है। उसने वो कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े जिसमें उसे घूस लेने वाला, किसी बेगुनाह की जान लेने वाला तक कहा गया था, पर धारा जान चुकी थी कि देवजीत ऐसा तो कभी नहीं कर सकता। उधर हॉस्पिटल में कबीर सिम्मी के पास गया और बोला, हेलो सिम्मी, तुम जयपुर से आ गई तो क्या धारा भी आ गई है? सिम्मी बोली, लुक कबीर, मुझे तुमको कुछ बताना था। कबीर को सिम्मी का बोलने का लहजा थोड़ा निराशाजनक लगा। उसने पूछा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? क्या धारा को कुछ हुआ है? वो किधर है? मैं मिलना चाहता हूँ उससे। सिमी बोली, वो बिल्कुल ठीक है और अपने पति के साथ है। पति शब्द सुनकर कबीर के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया और हैरानी से बोला, व्हाट? पति और धारा का? लेकिन उसकी शादी कब हुई और वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है? क्योंकि उसको तो पता है ना कि मैं उसे पसंद करता हूँ। सिमी बोली, लेकिन तुमको भी तो पता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। परसों जब वो आएगी तो सारे सवाल जवाब खुद कर लेना उससे। बट मैं तुम्हें ऐसे फ्रेंड यही सजेस्ट करूंगी कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो उसका पीछा छोड़ दो। सिमी ये कहकर अपने वार्ड की ओर बढ़ गई और कबीर अपने टूटे दिल के साथ वहीं बैठ गया। रात को बहादुर डाइनिंग टेबल पर बैठी धारा को अपने गाँव की मजेदार किस्से सुना रहा था, जिन पर धारा बहुत हंस रही थी कि बाहर मेन गेट पर देवजीत की गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ा, जिसके कानों में पड़ते ही बहादुर बोला, साहब आ गए, और जल्दी से अपने काम में लग गया। धारा का दिल देवजीत से एक बार फिर सामना होने के एहसास पर से ही बहुत तेज दौड़ने लगा था। वो खुद को कहीं छुपा लेना चाहती थी जिससे उसे उसका सामना ना करना पड़े। उसकी इंटेंस आंखें धारा को किसी चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा करती थी। धारा को डर था कि कहीं देवजीत को पता ना लग जाए कि उसे उस पर क्रश था। यह शायद इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी है। वो उठी और तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ गई। देवजीत गाड़ी को एक तरफ पार करके बाहर निकला और बंगले के अंदर की ओर चल पड़ा कि एक सिपाही दौड़ता हुआ उसके सामने आ गया और सैल्यूट किया। देवजीत अपने पैंट की दोनों जेबों में हाथ डालकर खड़ा हो गया और बोला, क्या बात है? सिपाही बोला, सर, दोपहर एक रिपोर्टर आई थी और मैडम से मिलकर उनका इंटरव्यू लेने की बात कह रही थी। हमने कह दिया कि जब आप यहाँ हो तभी वो यहाँ आए। देवजीत के माइंड में सोनल का नाम उभर आया।
उसने पूछा, क्या उसने अपना नाम सोनल बताया था? सिपाही बोला, यस सर। देवजीत बोला, बहुत अच्छा किया तुमने। उस लड़की को धारा के आसपास भी मत भटकने देना। सिपाही बोला, यस सर। देवजीत के माथे पर बल पड़ गए कि ये रिपोर्टर तो घर तक आ गई। अगर उसकी और धारा की शादी का सच सामने आ गया तो उसका नाम बदनाम हो जाएगा, और धारा को सुनल के बारे में पता चल गया तो ये मेरे चंगुल से छूटने के लिए उसकी हेल्प लेने से पीछे नहीं हटेगी। वो बंगले के अंदर चला गया और सीधा अपने रूम में आ गया। धारा रूम के दूसरे दरवाजे से निकलकर बालकनी में खड़ी थी। देवजीत ने उसे कुछ नहीं कहा और फ्रेश होने चला गया। बाथरूम का डोर लॉक होने की आवाज सुनकर दम साधे खड़ी धारा रिलैक्स हो गई। तभी उसको उस फोटो फ्रेम की याद आई जो उसने बेड के नीचे छुपाई थी। उसने सोचा, अगर देवजीत को पता चल गया कि मैंने फोटो बिगाड़ कर यहाँ छुपा दिया है तो और भी चिल्लाएगा। क्यों ना उसे कहीं और छुपा दूं। उसकी फाइल पढ़ने के चक्कर में अपना किया गया कांड ही भूल गई मैं तो। धारा जल्दी से रूम के अंदर आई और वो फोटो फ्रेम निकालने के लिए बढ़ी कि देवजीत ने बाथरूम का डोर ओपन कर दिया। उसे देखकर धारा फुर्ती से वापस लौटने को ही कि लड़खड़ा गई। धारा जमीन पर गिरती कि उससे पहले ही देवजीत ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। धारा के लिए देवजीत की हल्की ताकत भी कुछ ज्यादा ही थी और वो तेज से उसके सीने से आ टकराई। देवजीत के हाथ खुद ब खुद उसकी कमर पर आ ठहरे और धारा के हाथ उसके चौड़े मजबूत कंधों पर टिक गए। उसने नजर उठाकर देवजीत की ओर देखा। देवजीत अभी फ्रेश होकर सीधे बाहर ही निकल आया था। वो उसे पहुंच पाता कि धारा गिरने लगी। उसे बचाने की जल्दबाजी में वो अपना फेस भी नहीं पहुंच सका। तो अभी जब धारा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा तो देवजीत के फेस से टपकती हुई पानी की बूंदें धारा के फेस पर आकर ठहरने लगी। धारा को ये बूंदें कुछ अलग ही आग में जलाने लगी। उसकी उंगलियां देवजीत के कंधों पर धंसने लगी और सांसें भारी हो चली। धारा के सिहरन की वजह से उसके होंठ कपकपाने लगे। देवजीत की वो इंटेंस आंखें न जाने कब उसके उन गुलाबी होठों पर आ रुकी। इसका आभास उसे खुद भी ना हुआ। धारा ने अपने आप को देवजीत की आंखों की तपिश से बचाने की कोशिश करते हुए खुद को उससे दूर करना चाहा, लेकिन देवजीत ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी। उसने धारा को खुद से दूर जाने की कोशिश को पलक झपकते ही नाकाम कर दिया। धारा ने अपना शर्म से लाल हो चुका फेस नीचे कर लिया और नर्वस होकर अपना निचला होठ काटने लगी। देवजीत के बहकते जज्बातों में उसकी इस हरकत ने आग में घी का काम कर डाला। उसने धारा की कमर पर अपने हाथों से दबाव बनाते हुए उसे खुद के करीब कर लिया। धारा का दिमाग उसे बार बार अलर्ट कर रहा था कि इस तरह बेकाबू मत हो धारा, लेकिन दिल देवजीत की हर हरकत को इजाजत दे रहा था। देवजीत ने एक हाथ उठाकर अपनी उंगलियों से धारा की गर्दन को बहुत आहिस्ता से छूना शुरू कर दिया। उसके इस कदम से धारा ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। देवजीत ने अपनी आंखों को बंद करके धारा की तरफ थोड़ा झुकना चाहा कि उसकी आंखों के सामने देवांशी का फांसी के फंदे पर झूलने वाला दृश्य पुनर्जीवित हो गया, जिसने उसे उसके रूहानी जज्बातों से बाहर निकाल फेंका। लेकिन धारा अभी भी उसके वशीभूत थी। देवजीत सोचने लगा कि उसको ऐसे खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना है, वरना धारा को पता चल जाएगा कि वो उसे लाइक करने लगा था और फिर अपनी फीलिंग्स को तवज्जो देते हुए वो धारा की गलती माफ नहीं कर सकता। मेरी बहन की लाइफ दांव पर लगाने वाली लड़की को मैं अपने दिल में जगह नहीं दे सकता। खुद को लगे हल्के से झटके से धारा ने आंखें खोली तो देवजीत को खुद से दूर पीट कर खड़ा पाया। वो एक बार फिर खुद पर शर्मिंदा होने लगी और बाहर बालकनी में चली गई। देवजीत को ये भी अटपटा लग रहा था कि वो तो उसे लाइक करने लगा था, इसलिए कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन धारा क्यों उसे अपने करीब आने से नहीं रोकती। कोई भी लड़की उसकी इस हरकत का विरोध करती, लेकिन धारा ने बस एक बार ही हल्का सा विरोध किया। क्या वो भी उसके लिए वही फील करने लगी है जो वो करता है, या फिर ये बस एक फिजिकल अट्रैक्शन है। धारा का हस्बैंड हूं मैं, और अगर मैं उसके करीब आना चाहूँ तो उसे उसमें कुछ गलत नहीं लगता हो। वो धारा को छोड़कर एक तरफ हट गया और अपने टॉवल से फेस को पोंछने लगा। इस समय उसके पास दिक्कतें बहुत थी पर सुकून बहुत कम। कभी कभी वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता था कि जैसे दुनिया भर की परेशानियों को अकेले ही उसे हैंडल करना है। लेकिन जब साथ में कोई प्यार करने वाला हो, सपोर्ट करने वाला पार्टनर हो तो बोझ कम हो जाता है। लेकिन यहाँ तो देवजीत की पार्टनर भी उसके लिए चुनौती थी। उसे लगा था कि देवांशी की शादी में उसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ की आपाधापी से 2 दिन के लिए थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा, बट यहाँ तो उसकी लाइफ में टेंशन और बढ़ गई थी। फिर ये सब कम था क्या जो अभी सोनल भी आ गई। देवजीत टॉवल एक साइड रखकर बाहर जाने लगा कि उसे रूम में कुछ चेंज महसूस हुआ।
उसने चारों ओर नजरें घुमाई तो अपनी फोटो गायब होने का पता चल गया। वो सीढ़ियों की तरफ निकल गया और ऊपर से ही बहादुर से पूछा कि उसके रूम में जो दीवार पर फोटो लगी थी वो कहाँ है। उसका सवाल बालकनी में खड़ी धारा के कानों में पड़ा तो शरीर में झंझनाहट सी दौड़ गई। आगे क्या होगा? देवजीत को धारा की हरकत के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा? वो रिपोर्टर सोनल अब आगे क्या करेगी? क्या धारा सोनल को सब सच बता देगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।